हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ईरानी शैली पढ़ाएंगे और मुगल चित्रकला के बारे में भी बताएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पॉइंट्स है। पहले ईरानी शैली को हम अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे मुगल शैली में। ठीक है, तो मुगल शैली में यहाँ पर अभी सिर्फ मैं यहाँ पर कलाकार के बारे में बताऊंगी और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में है, जो संस्थापक है या फिर उनका स्वर्णकाल जिसे कहा जाता है, ये सब बताऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर आर्टिस्ट हैं और उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम दो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जब हम ग्रंथ कराएंगे तो ग्रंथ को अलग कराएंगे और जो इनका कला मतलब जो चित्र बनाए हैं, जिन कलाकारों ने अगर जितनी भी पिक्चर्स बनाई हैं उनको भी अलग कराएंगे। ठीक है, तो एक बिल्कुल हौच पौच करके नहीं चलेंगे, बिल्कुल एकदम सारा ऐसा नहीं करेंगे कि सब मिक्स कर देंगे कि ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल लाइन से चलेंगे। ठीक है, तो ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं ईरानी। पहले हम देखो ईरानी शैली को जानना इसलिए चाहते हैं क्योंकि देखो ईरानी शैली से ही आप लोग भी जानते हैं कि ईरानी शैली के बाद ही यहाँ पर मुगल शैली का यहाँ पर स्थापित हुआ। ठीक है, तो मुगल शैली को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ईरानी शैली को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईरानी शैली को हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर ईरानी कला का जो केंद्र है, ठीक है, ईरानी कला का जो केंद्र है, पहले केंद्र देखते हैं समरकंद और हिरात। ठीक है, हिरात को किसने राजधानी बनाया था? शाहरुख। ठीक है, जो किसका पुत्र था? तैमूर का पुत्र था। ठीक है, याद रखिएगा, जो हिरात है, एक समरकंद और एक हिरात। हिरात को जो मतलब शाहरुख ने राजधानी बनाया था, किसने? जो किसका पुत्र था? तैमूर का पुत्र था। अब हम देखते हैं कि ईरानी शैली का जो चरमोत्कर्ष हुआ, मतलब ध्यान से समझिएगा, जो शाहरुख का जो ईरानी शैली का ही चरमोत्कर्ष हुआ था किसके टाइम में? मतलब हिरात को ही, इसमें हिरात में ही ईरानी शैली का चरमोत्कर्ष हुआ था। और किसके टाइम में? शाहरुख के समय में किसके मतलब चरमोत्कर्ष हुआ था, यानी कि उस ईरानी शैली का विकास हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इसके समय में हिरात मतलब शाहरुख के टाइम में दो चित्रकार थे। एक था कमलाउद्दीन बेहजाद था और दूसरा कौन था? शाह मुजफ्फर और कमलाउद्दीन। ठीक है, ये कमलाउद्दीन बेहजाद और शाह मुजफ्फर, यही चीज यहाँ पर इनके बाबर के भी चित्रकार हुए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इनके टाइम में मतलब बाबर के टाइम में भी। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद करना, एक बेहजाद और शाह मुजफ्फर। ठीक है, ये चीज याद करना। इनका जो समय है, समय इतना ज्यादा पूछता नहीं है, 1450 है और 1535 है। ठीक है, 1535 और मतलब 1435 से 1535 तक का इसका समय था। किसका समय था? बेहजाद का समय था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बारे में। तो इन दोनों के बारे में मैंने इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार और बता देती हूँ, समरकंद और हिरात, अगर हिरात को राजधानी बनाया था शाहरुख ने बनाया था। शाहरुख ने ईरान शैली का ही चरमोत्कर्ष किसके समय में होता है? शाहरुख के समय में होता है, जो किसका पुत्र है? तैमूर का पुत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हिरात शैली। अब हिरात शैली जो बेहजाद के समय में ही यहाँ मतलब हिरात में जो बेहजाद के समय में ही यहाँ पे हिरात शैली का चरमोत्कर्ष हुआ था, क्योंकि बेहजाद ही इतने अच्छे पिक्चर बनाता था, तो उसी का ही मतलब उसको ही श्रेय जाता है। किसको? बेहजाद को। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर मतलब ये किसको यहाँ पर बता देते हैं कि एक मिनट यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ तो शायद समझ में आएगा। यहाँ पर कमलाउद्दीन बेहजाद की बात हो रही है। ठीक है, इसे क्या क्या कहा जाता था? एक तो हिरात शैली का जनक भी बोला जाता था और दूसरा पूर्व का राफेल या फिर ईस्ट ऑफ राफेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ये चीज बोल सकते हैं इनको, पूर्व का राफेल या हिरात शैली का जनक। ये चीज भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये चीज देखो, ऐसे ही ग्राफ बनाना और ग्राफ बनाने के बाद एक दो बार प्रैक्टिस करके देखना कि समझ में आ गया कि नहीं। बाकी इतना ज्यादा लंबा इतना चौड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता दूंगी इतना ही आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि ये जो है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? बेहजाद की ही बात कर रहे हैं, जो बाबरनामा में वर्णन है। ठीक है, तो जो के बाबरी वाला बाबरनामा में ही, ये तो हम ग्रंथ बाद में पढ़ाएंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो वैसे तो
वैसे तो सब लोग की प्रैक्टिस हो ही चुकी है, बाकी जो फ्रेशर हैं तो उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो बाबरनामा में जो वर्णित है वो उसमें वर्णित ये है कि बीजात जो है वो दाढ़ी युक्त चेहरे बनाता था, यानी कि दाढ़ी वाले ज्यादा चेहरे बनाता था। तो यहाँ पर पहले जो होते थे, पहले तो यंग लोग जो होते थे वो इतना ज्यादा बियर्ड और ये सब नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पर अब के लोग तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग तो जो भी बड़े हो जाएंगे उनको तो वो यही दिखेगा कि बड़ा होने का मतलब ही है कि पहले बियर्ड ही बढ़ा लो, है ना। तो यहाँ पर है कमरुद्दीन बीजात है, तो यहाँ पे दाढ़ी युक्त चेहरे बनाता था, यानी कि दाढ़ी वाले चेहरे बनाता था। और ये जो था शाह मुजफ्फर, जो शाह मुजफ्फर है वो दाढ़ी रहित युवा चेहरे बनाता था, यानी कि दाढ़ी रहित बिना दाढ़ी वाले चेहरे बनाता था। मतलब कोई भी बियर्ड नहीं बना पाता, क्योंकि बियर्ड बनाने में ही उसको अच्छा नहीं लगता था, मतलब बना ही नहीं पाता था, ठीक है। तो यहाँ पर दाढ़ी युक्त वाले कौन चेहरे बनाता था? बीजात बनाता था, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रभाव की बात करते हैं। किसकी प्रभाव की बात करते हैं? जो ईरानी शैली में जो प्रभाव पड़ा है, अजंता और चीनी का प्रभाव पड़ा है, ये चीज भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेखा की। तो रेखा जो यहाँ पर ईरानी शैली में जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ा था वो रेखा प्रधान था, यानी कि रेखा के अकॉर्डिंग ही वहां पर जो कलाएं बनाई गई थी रेखा के द्वारा ही बनाई गई थी। मतलब रेखाओं पर ज्यादा ध्यान दिया था, कहने का मतलब ये था, ये नहीं कि कलर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, वहां पर रेखा प्रधान थी, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर कोड युक्त रेखा का भी प्रयोग हुआ है, किसमें? ईरानी शैली में, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रंग की बात करते हैं कि रंग यहाँ पर जो लिए गए हैं वो अमिश्रित लिए गए हैं, यानी कि जैसे कि हम कोई भी चीज करते हैं, दो कलर को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमने ग्रीन कलर में मतलब जैसे ब्लू कलर में हमने येलो कलर मिला दिया है तो वो ग्रीन कलर बन गया है, या फिर येलो कलर में मिक्स कर दिया है व्हाइट कलर तो बिल्कुल एकदम लाइट कलर बन गया है। ऑरेंज कलर मतलब बनाना है तो रेड और हमने येलो कलर मिला दिया तो ऑरेंज कलर बन गया है। तो ऐसे कोई भी यहाँ पर मिक्सिंग नहीं करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अमिश्रित रंग थे, ठीक है, अमिश्रित थे और ऊपर से वहां पर एकदम डार्क कलर बने हुए थे, किसमें? ईरानी शैली में बने हुए थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चेहरे। देखो चेहरे तो वहां पर ईरानी शैली की अगर हम बात करें, सिर्फ ईरानी शैली की बात करें तो यहाँ पर 2.25 चश्म चेहरे बने थे और 1.5 चश्म भी बने थे चेहरे। लेकिन यहाँ पर आते आते मतलब अकबर के टाइम में 1.5 चश्म चेहरे बने, लेकिन जहांगीर और शाहजहां के टाइम में कौन से चेहरे बने थे? मतलब वो 1 चश्म चेहरे बने थे। क्यों 1 चश्म चेहरे बने थे? क्योंकि यहां से धीरे धीरे डेवलप होता गया और उन्होंने 1 चश्म में चेहरे में बनाना शुरू कर दिया। अगर हम ओवरऑल की बात करें मुगल की, तो हम 1 चश्म मानेंगे, क्योंकि जहांगीर पीरियड और शाहजहां पीरियड में दोनों में ही मतलब 1 चश्म के चेहरे बने हुए थे, ठीक है। अकबर के टाइम में उन्होंने सबसे ज्यादा जो चेहरे बनवाए थे वो 1.5 चश्म के बनवाए थे, लेकिन वहां पे जो ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे कि हमजानामा है, तो हमजानामा में आपका 1.5 चश्म मतलब वो 1 चश्म मिल जाता है, ठीक है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि अकबर के टाइम में सारे के सारे पिक्चर 1.5 चश्म पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपका 1 चश्म चेहरा हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी तो सभी लोग जानते होंगे 1 चश्म क्या होता है, 2 चश्म क्या होता है। बाकी तो अगर चश्म की बात करें तो चश्म का आपका मतलब आंखों से है, ठीक है। अगर हम बात करें मतलब चश्म पूरा चेहरे की बात हो गई, ठीक है। आंखों से जैसे जिस टाइप से हमारी आंखें दिखेंगी उस टाइप से हमारा चेहरा भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं, और बाकी तो ये सब जानते होंगे कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 1.5 क्या होता है, 2.25 क्या होता है, इतना तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर चेहरे की तो बात हो गई है। नोट में हम देखते हैं कि यहाँ पर चित्रकारों का नाम लिखने की शुरुआत किसके समय में से हो गई है, यानी कि आर्टिस्ट पहले, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कि वहां पर चित्रकारों के नाम नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ईरानी शैली से ही आपको नाम देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि किसी ने ग्रंथों के चित्रण किया तो ग्रंथों के चित्रण के नीचे यहाँ पर आर्टिस्ट के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो जो इसकी शुरुआत होती है वो किसके समय से होती है? ईरानी शैली से ही होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाशिया चित्रण की शुरुआत। देखो हाशिया तो बनना शुरू हो गया था आपका दक्खनी शैली से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी देखने को नहीं मिला था कि मतलब उस पर क्या कहते हैं, पाल शैली में भी मिला है, अपभ्रंश शैली, लेकिन वहां पर चित्रण नहीं मिला है। यहाँ पर मतलब ईरानी में शुरुआत हो गई थी हाशिए की। हाशियों पर बहुत अच्छा वर्क करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा उस पर हाशियों पर वर्क ज्यादा किया जाता था बजाय पेंटिंग पर। मतलब हाशिए बहुत अच्छी तरीके से बनवाए जाते थे, स्वर्ण रंग में
आपका सिल्वर में ये सब करवाया जाता था इसमें, ठीक है। तो हाशियों का चित्रण किसके हो जाता है, मतलब शुरुआत जो बहुत अच्छी डिजाइन करके बनाया जाता था, ईरानी शैली को जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर दिन का दृश्य के लिए कौन से रंग का प्रयोग करते थे, पीला तथा सफेद रंग का प्रयोग करते थे। अगर हम रात की दृश्य की बात करें तो काला और नीला, ठीक है। अब इतना तो आई होप कि अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो 1558 के पश्चात भारतीय परंपरा समाविष्ट होती है, यानी कि यहाँ पर भारतीय परंपरा जो इंडियन कल्चर है तो यहाँ से एकदम अकबर के टाइम में शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर आपको भारतीय भी मिल जाएगा और आपका मतलब मुस्लिम इस्लामिक धर्म भी मिल जाएगा। तो दोनों का मिक्स ही आपको यहाँ पर मुगल शैली में मिलता है। तो इसी को ही यहाँ पर भारतीय समाविष्ट होता है, तो यहीं से ही आपका मुगल शैली शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपका अब नंबर आता है, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो और आपको आंसर देना है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट अच्छे से आंसर दीजिए, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बताएंगे और अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो अच्छे से लर्न करिए। लोगों लर्न करना तो मैं बार बार कहती हूँ, आप नोट करिए, लर्न करिए और लर्न करने के बाद उसको एक दो बार प्रैक्टिस करके देखिए कि आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको उसको देखो, हर चीज को समझिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में तो देखो क्वेश्चन बनाते हैं तो वो थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। बाकी आपका ये सोचिए कि एक नंबर है कि हाँ कि एक नंबर पूछ लिया, यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मुश्किल से आपके 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप मेरिट बाकी में बनाना चाहते हैं तो आप थ्योरी पढ़ के बनाइए, उसको मतलब अच्छे से पढ़िए, उसको कहानी की तरह पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मुगल चित्रकला की बात करते हैं। हम सबसे पहले बताएंगे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए कि मुगल शैली का, वो सॉरी मुगल वंश का, अभी किसकी बात हो रही है, शैली की बात नहीं हो रही है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना गया है, जल्दी बताइए। मुगल वंश की बात हो रही है, किसको, बाबर को, याद रखिएगा, किसको, बाबर को माना गया है। बाबर के समय कलाकार कौन थे, बाबर के समय जो कलाकार थे अभी मैंने बिल्कुल बताया था, एक बिहिजात और शाह मुजफ्फर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, बिहिजात और शाह मुजफ्फर, याद रखिएगा, ठीक है। बिहिजात, बाकी तो पूरा नाम लिखना हो तो मैंने लिख ही दिया है, और शाह मुजफ्फर, ठीक है। सारे स्टूडेंट एक मिनट में बोलती भी जा रही हूं तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हुमायूं के कलाकार हैं। तो हुमायूं के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो भी दो थे, और एक कौन था, मीर सैयद अली और दूसरा अब्दुल समद शिराजी, ठीक है, याद रखिएगा। ये तो सारे स्टूडेंट ये भी जानते होंगे। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ शिराजी, ठीक है, तो ताकि यहाँ पर भी आ जाए, और बाकी तो सबको नाम पता ही है, पूरा नाम, ठीक है। और यहाँ पर कौन हो जाएगा, मीर सैयद अली, चलो इनका पूरा नाम लिख देती हूँ, मीर सैयद अली, और इनका जो उपनाम है वो कौन सा हो, मीर सैयद अली, ठीक है। जो इनका उपनाम है वो क्या नाम था, जुदाई, ठीक है, उपनाम की यहाँ पर लिख देती हूँ, उपनाम जुदाई के नाम से भी जानते थे, जुदाई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो मुगल वंश का संस्थापक तो अलग है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मुगल शैली का संस्थापक की बात करते हैं कि तो मुगल शैली का जो संस्थापक है वो कौन है। मुगल, अभी तक मुगल वंश का संस्थापक कौन हो गया, बाबर हो गया। अब हम बात करेंगे कि मुगल शैली का संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट भी साथ साथ में आंसर देते रहिएगा, ठीक है, कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए, इतना हाई हो जाए कि आप ऑप्शन देखने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन, मैं इसीलिए ऑप्शन डालती ही नहीं हूँ कि यहाँ पर आपको जरूरत ही ना पड़े ऑप्शन की, ठीक है। चलिए तो मुगल शैली का जो संस्थापक है वो कौन हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वास्तविक संस्थापक की, ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाता है वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल की हम बात करें कि यहाँ पर जो चित्रकला का जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो किसे माना गया है, अकबर को माना गया है, याद रखिएगा। वास्तविक संस्थापक इसका मतलब ये है कि देखो हुमायूं के टाइम में बहुत ज्यादा कम आपको चित्र दिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुगल शैली की बात कर रहा है, तो वास्तविक संस्थापक जो अगर हम बात करें तो किसके टाइम को माना गया है, अकबर के टाइम को माना गया है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर आपको
हुमायूं अगर नहीं होता है तो, ठीक है, तो अकबर राइट। चलिए अब हम बात करते हैं साहित्य का स्वर्णकाल। साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? साहित्य मतलब मुगल पीरियड की बात हो रही है, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साहित्य का स्वर्णकाल है वो किसे कहते हैं? देखो आप भी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा साहित्यों की रचना करी है, यानी कि ग्रंथों की रचना करी गई है, तो वो अकबर पीरियड में ही करी गई है। तो साहित्य का स्वर्णकाल किसका हो जाएगा? अकबर का हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज याद रखिएगा, किसका हो जाएगा? अकबर का हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में भी इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको लर्न भी करिएगा। बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतना तो स्टार्टिंग का ही है, तो सबको ही आता ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? मुगल चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो किसे कहते हैं? तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो किसे माना जाता है? जहांगीर। किसे माना जाता है? जहांगीर को माना जाता है। क्यों जहांगीर को माना जाता है? क्योंकि जहांगीर के टाइम में सबसे अच्छे चित्र बने थे और सबसे ज्यादा चित्र जहांगीर के टाइम में बने थे। ये चीज भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शीरी कलम की उपाधि। जो शीरी कलम की उपाधि दी थी वो किसको दी थी? ये भी आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो शीरी कलम की उपाधि दी थी किसको दी थी? तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट। शिराजी को ही हो जाएगा, ठीक है। शिराजी, क्या हो जाएगा? शिराजी, अब्दुल समद शिराजी, ठीक है। याद रखिएगा ये किसका पूरा नाम मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, अब्दुल समद शिराजी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये है अब्दुल समद शिराजी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जड़ी कलम की जो उपाधि दी थी वो किसको दी थी? तो सारे स्टूडेंट बताइए कि जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन को दी थी। मोहम्मद हुसैन, याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन इसमें भी है शायद, मोहम्मद हुसैन नहीं है। चलिए, जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को, किसके टाइम में? किसके टाइम में? हुमायूं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकबर ने अपनी चित्रशालाएं, यानी कि जो चित्रशालाओं को नाम दिया था वो किसका नाम दिया था? कारखाना नाम दिया था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ भी गया है कि यहाँ पर किस नाम से चित्रशाला को नाम से जानते हैं, तो वहां पर ऑप्शन रख दी थी, तो यहाँ पर कारखाना, ठीक है। ये चीज याद रखना। जो स्थापित की, देखो यहाँ पर तो मैंने समय लिख दिया है, समय इतना नहीं पूछते हैं, बस ये है कि इन्होंने कहां पर स्थापित करी हैं चित्रशालाएं। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ से? 1558 से 1572 क्या हो जाएगा आपका? आगरा हो जाएगा। आगरा में भी इन्होंने स्थापित करा था और फिर पुनः दोबारा करा था यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में किया था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में किया था। अगर हम फिर से इन्होंने किया कहां पर? लाहौर, ठीक है। ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है, लाहौर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकबर के दरबार में किस कलाकार की अधिकता थी, ठीक है। जो अकबर के दरबार की बात हो रही है, ठीक है, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे जो चित्रशाला में किसको रखा गया है, यहाँ पे दरबारी चित्रकार की बात हो रही है। जो दरबारी की चित्रकार थे अकबर के दरबार में वो किसके मतलब किसकी अधिकता थी? यहाँ पे गुजराती चित्रकार की, ठीक है, याद रखिएगा, गुजराती चित्रकार की अधिकता थी। चलिए तो अब हम बात करते हैं 11 पॉइंट है यहाँ पर। अकबर ने सियालकोट पंजाब में कौन सा कारखाना स्थापित किया? कहां पर? सियालकोट, ठीक है। तो कौन सा कारखाना स्थापित किया? तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। कागज का, कौन सा हो जाएगा? कागज का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। अकबर की कला में प्रमुख रुचि थी, यानी कि जो अकबर की कला जो प्रमुख रुचि लेता था वो किस में लेता था? सबसे पहले तो एक कला भवन और दूसरा चित्रकला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कला भवन लिख देती हूँ, कला भवन में, और यहाँ पर मतलब भवन का निर्माण कला भवन और चित्रकला दोनों में ही रुचि लेता था, याद रखिएगा, ठीक है। कला भवन और चित्रकला, ये चीज याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकबर की कला में प्रमुख रुचि, ठीक है। ये चीज आपको दिख रहा होगा, कला भवन कह रही हूँ, भवन, कला भवन हो गया है, भवन लिख देना, ठीक है, भवन, कला भवन नहीं, भवन कला, उल्टा हो गया चलिए, भवन कला,
बाकी तो आप सबको दिख ही रहा होगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट को सब दिखता है, ठीक है। जो ना पढ़ने वाले हो तो उनको तो बहाना चाहिए, ठीक है, मैम दिख नहीं रहा है, मैम ये नहीं हो रहा है, ये चीज छोड़ दो, ठीक है। तो सबको दिखना चाहिए, नहीं भी दिखे तब भी जूम कर करके देखो, जबरदस्ती देखो, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करें यहाँ पे अकबर ने किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया है। अकबर ने किस विषय को सबसे ज्यादा महत्व दिया, तो आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो महत्व दिया था, यानी कि जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमने बात बताई कि किसमें इंटरेस्ट लेते थे, किस चित्रकारी में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब बात करें यहाँ पे किस विषय को सबसे ज्यादा अधिक महत्व दिया है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व दिया था वो सभी चित्रों को दिया था, यानी कि सभी चित्रों को, बहुत सारे चित्र बनवाते थे लेकिन अच्छे नहीं बनते थे, जहांगीर के अकॉर्डिंग तो नहीं अच्छे बनते थे, जहांगीर के टाइम में बहुत ज्यादा सभी चित्र अच्छे बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर हो जाए वो सॉरी सबसे अधिक महत्व दिया शवी, ठीक है। चलो यहां लिख देती हूं मैं शवी, याद रखिएगा शवी हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सभी चित्र सर्वश्रेष्ठ बने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ की बात बने हैं, अभी बिल्कुल बात बताइए सर्वश्रेष्ठ किसमें बने हैं, जहांगीर काल में बने हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक एक चीज आपका क्लियर कर देंगे, बाकी तो आप बस आपको लर्न करना है, अच्छे से लर्न करिए, बाकी तो आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। देखो मेहनत से जो मेहनत करता है उसका तो सिलेक्शन होता ही है, ठीक है। बाकी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि छोड़ छोड़ के पढ़ो, आपको छोड़ छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आराम से देखो रेगुलरिटी बनाएंगे, वही चीज आपका देखो सक्सेस का यही मूल मंत्र है, ये सोच लीजिए। जो रेगुलरिटी बनाता है, चाहे एक दिन में, चाहे आप एक दिन में चाहे 3 घंटे ही पढ़े, लेकिन आप डेली पढ़िए, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के 2 दिन पढ़ लिया और एक दिन आपने पूरी रात जग ली और पूरी रात मेहनत कर ली, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसको कोशिश करिए, अगर हाँ ठीक है बाई चांस अगर 1-2 दिन का गैप हो जाता है तो आप उसे कवर कर लो, ये चीज अच्छा है, लेकिन अगर आप रोज रोज यही चीज कर रहे हैं तो चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकबर ने 100 से अधिक चित्रकार की नियुक्ति करी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अकबर ने 100 से अधिक चित्रकार की नियुक्ति करी थी वो कहां करी थी, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कहां करी थी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। किसके अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहां, चित्रशाला, ठीक है। यहां पर चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चित्रशाला में होना भी चाहिए ना इतने सारे आर्टिस्ट, और यहाँ पर आईने अकबरी के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बोल ही रही हूं आईने अकबरी के अनुसार, याद रखिएगा, ठीक है, अनुसार। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आईने अकबरी के अनुसार अकबर के उच्च कोटि के कलाकारों की संख्या थी, यानी कि यहाँ पर जो उच्च कोटि के, यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 100 से अधिक चित्रों की वो कलाकारों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उच्च कोटि की बात कर रहे हैं कि यानी कि जो सबसे ज्यादा अच्छे चित्र बनाता था वो कौन बनाता था, चित्रकार, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो उच्च कोटि के थे, हिंदू कितने हो गए, 13 थे, जो मुस्लिम थे वो कितने हो गए, 4, और दरबारी चित्रकार तो पता ही है आपको 6, गुजराती, ठीक है, याद रखिएगा, बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा, ये इसी की बात कर रहा है आईने अकबरी के अनुसार। तो ये तो चाहे तो लिखा ही है नीचे, चलो लिख भी लेना, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं वकायत ए बाबरी के अनुसार, अभी तो आपने देखा आईने अकबरी के अनुसार, अब हम बात करते हैं वकायत ए बाबरी के अनुसार यहाँ पर कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे। तो सारे स्टूडेंट बताइए जल्दी से कितने हिंदू हो जाएंगे, यहाँ पर 19 हिंदू थे और 3 मुस्लिम थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसको सर्कल बना देती हूँ और यहाँ पर 3 मुस्लिम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके, हिंदू चित्रकार, पहले हम देखते हैं हिंदू चित्रकार किसके अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं माधव है, केशव है, ये गुजराती थे, यहाँ पे चाहे लिख दो गुजराती, ठीक है। जगन्नाथ है, दसवंत है, बसावन है, मुकुंद, तारानाथ, सावलदास, खेमकरण, लाल महेश हो गए चलिए, राम और हरवंश, ठीक है। यहाँ पर आईने अकबरी के अनुसार अगर हम बात करें, आईने अकबरी के अनुसार यहाँ पर लिख भी रखा है कि अनुसार श्रेष्ठ कलाकार किसको माना जाता है, हरवंश को, आईने अकबरी के अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें कि अकबर के अनुसार, मतलब अकबर जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार मानता था वो किसे मानता था, मीर सैयद अली को मानता था सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं, मुस्लिम चित्रकारों की बात करते हैं। फारूक बेग है, ये जो ईरान का फारूक बेग है, चाहे तो आप लिख सकते हैं ईरान
ये ईरान का है, ठीक है। कौन सा? फारूक बेग ईरान का है, जो व्यक्ति चित्रकार यानी कि व्यक्ति चित्रकार था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब्दुल समद सिराजी की बात करेंगे, जो किसका था? पशु और पक्षी। याद रखिएगा, अब्दुल समद सिराजी हैं, वो किसके हैं? पशु पक्षी के चित्र बनाता था। मीर सैयद अली हैं, तो मीर सैयद अली, देखो अब्दुल समद सिराजी की बात करें तो सिराजी हैं, तो ये ईरान के मतलब शिराज से आए थे। कौन? अब्दुल समद सिराजी। देखो मैं बोलती जा रही हूँ तो उसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे जगह नहीं बची है बाकी में तो चलता रहेगा मुगल, तब तक मैं बताती रहूंगी कहाँ से कौन कौन आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा अब्दुल समद सिराजी वो पशु पक्षी बनाते थे। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ईरान के सिराज नगर से, ईरान के सिराज नगर से, कहाँ लिख दूं? ईरान के सिराज नगर से, आएगा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। मीर सैयद अली है जो ग्रामीण दृश्य करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये आए थे ईरान से, तबरेज से आए थे। ये जो है वो तबरेज से आए थे, लिख लीजिए आप, तबरेज से, ठीक है। तबरेज से आए थे। और ये सिराज, ये सिराज लिख लीजिए, सिराज, ठीक है। याद रखिएगा ये सिराज, ये ईरान से आए थे। फारूक बेग मतलब ये ईरान के ही थे, और ये ईरान के सिराज से आए थे, और ये तबरेज से मतलब ईरान के तबरेज से आए थे मीर सैयद अली, जो ग्रामीण दृश्य किया करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिस्किन की बात करेंगे। मिस्किन की बात करेंगे तो ये भारतीय थे। ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि कौन थे, क्या नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा मिस्किन है जो भारतीय थे, और ये कौन थे? पक्षी चित्रकार, ठीक है। इनको पक्षी चित्रकार, अब्दुल समद पशु पक्षी भी बनाते थे, फारूक बेग व्यक्ति हो गए, मीर सैयद ग्रामीण, और मिस्किन पक्षियों के चित्रकार। अन्य जो है यहाँ पर, अन्य मतलब अन्य को किसकी बात कर रहे हैं? मुस्लिम चित्रकारों की बात करते हैं। यहाँ पे शमसाद हैं और खुसरो हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ये अन्य मुस्लिम चित्रकार हैं, शमसाद, ये चीज अलग पार्ट है, ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज पार्ट अलग है, आपको बता दें, ठीक है। ये वाला पार्ट ये मुस्लिम चित्रकारों वाला है, अन्य शमसाद और खुसरो, ये चीज मैंने बता दिया है। यहाँ पर 13 हिंदू, यहाँ पर अन्य में भी देख लेते हैं, ठीक है। जो ये तो आपके उच्च कोटि के कलाकार हैं, इसके अलावा भी है नंद ग्वालियर है, यहाँ पर भीम गुजराती है, श्रवण है, धर्मदास और गुजराती, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बाकी तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा ही दिया है, और उसको अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है। ये अभी आपका पार्ट रह गया है वो वाला, क्या कहते हैं, जहांगीर के। अभी आपको जहांगीर का बताना है, ठीक है। जहांगीर के बताना है। ऐसा करते हैं कि जहांगीर, चलिए ऐसा करते हैं, यही चीज इतना ही, लगता है आपका ज्यादा भी हो गया है, मुझे लगता है इतना ही आपको याद करने का। तो जहांगीर देखो, अभी आपका बाबर और अकबर खत्म करवाते हैं, उसके बाद आपको जहांगीर का बताते हैं, और उसके बाद आपका शाहजहां बताएंगे, ठीक है। अभी हम बाबर, हुमायूं, अकबर एक साथ करेंगे, और जहांगीर और शाहजहां एक साथ करेंगे, ताकि आपका मिक्स ना हो जाए, ठीक है। बाकी तो आपका बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन जितना भी है वो सब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस ये है आपकी, यही चीज है, आप लोगों से रिक्वेस्ट की बिल्कुल रेगुलरिटी बनाए सारे स्टूडेंट, ठीक है। अगर 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे आप बिल्कुल रेडी रहें, और अगर 3 बजे का टाइम है तो 3 बजे रेडी रहें। वैसे 3 बजे का होता नहीं है टाइम, 2 बजे ही होता है। और आप नाइट में देखो, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं इनको पता नहीं क्यों इतनी नींद आती है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो ना सोइए, और बाकी आप लोग लगे रहिए, ठीक है, पढ़िए, क्योंकि ये टाइम है आपका पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर आप सेटल हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी आराम से सोते रहना, पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा बुढ़ापा पड़ा है, बुढ़ापे पे सोना आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए, फिर बाकी मिलते हैं 10:30। चलिए, तो आपका अच्छे से याद करिए, कोशिश करिए अच्छे से याद करिए, बाकी फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो स्टूडेंट है, थैंक्स फॉर वॉचिंग से पहले बता दें, जो भी स्टूडेंट है उसको लाइक भी जरूर करिए और शेयर भी करिए, और जो भी स्टूडेंट नया है तो वो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी करिए। और बाकी जो स्टूडेंट है वो लोग भी, जो मेरे हैं स्टूडेंट, जो सिर्फ मेरे ही है ना, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम ग्रुप में शेयर करा करिए, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मिल सके, ठीक है। और बाकी फिर मिलते हैं 10:30 स्थापत्य के साथ। किसके साथ? मुगल स्थापत्य के साथ। मुगल स्थापत्य भी साथ में करा देंगे, कि ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो कि अकबर के टाइम में कौन था, शाहजहां के टाइम में कौन था, ये सब आपको करा देंगे, ठीक है। बाकी आप बने रहिए, लगे रहिए, पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।